अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ आज के मंजरनामे के साथ। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म साहब ने पारस जहांज़ेब साहिबा को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में दो तीन ऐसी बातें थी जिनमें तज़ाद नज़र आता है। एक तो उन्होंने कहा कि जो मौजूदा अपोजिशन है ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कह रही है कि आप मौजूदा मुंतखब और जमहूरी हुकूमत को घर भेज दें। ये आइन के एतबार से एक जुर्म है और इस पर आर्टिकल 6 लागू होता है जिसकी सज़ाए मौत है। जब वो ये बात कह रहे थे तो मुझे परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कायम होने वाला मुकदमा याद आ गया। उस मुकदमे में अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को सज़ाए मौत सुनाई थी और इस हुकूमत ने उस फैसले की मुखालफत की थी। ना सिर्फ उस फैसले की मुखालफत की थी बल्कि बाकायदा तौर पर उन जज साहब की भी किरदार कुशी की थी। और जो हुकूमती वज़ीर हैं या हुकूमती जो तर्जुमान हैं वो बाकायदा तौर पर जज साहब को पागल करार दे रहे थे। फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब इस मुल्क में मौजूद नहीं थे, जिस तरह आजकल नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में मौजूद नहीं हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की अपील या दरख्वास्त नहीं सुनी कि किसी मफरूर या मुजरम शख्स को की जो दरख्वास्त है या अपील है उसको हम उस वक्त तक नहीं सुन सकते जब तक कि मुजरम अपने आप को कानून के सामने सरेंडर ना करे। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब के मुकदमे में वो आर्टिकल 6 का मुकदमा था, कोई आम मुकदमा नहीं था। उस मुकदमे में परवेज़ मुशर्रफ साहब दुबई में थे, मुल्क में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी अपील सुनी गई। और ना सिर्फ ये कि उसके खिलाफ अपील सुनी गई, उस फैसले को कलादम करार दिया गया, बल्कि उस अदालत को ही उड़ा दिया गया जिस अदालत ने उनके खिलाफ मुकदमा सुना था। तो खान साहब की हुकूमत में आर्टिकल 6 के मुकदमे के साथ ये असर हुआ था और अब पता नहीं किस आर्टिकल 6 के मुकदमे की बात कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि हम और फौज एक पेज पर हैं, हमारी पॉलिसी एक है। मुझे फौज कोई भी काम करने से नहीं रोकती और कोई एक भी ऐसा काम आप नहीं बता सकते जिसमें फौज ने मुझे रोका हो कोई काम करने से। नवाज शरीफ और जरदारी की फौज से मुखालफत इस वजह से होती थी कि वो उनकी करप्शन जो है वो पकड़ लेते थे या उनकी करप्शन की गवाही देते थे, इसलिए उनकी मुखालफत फ़ौज से होती थी। वरना मुझे तो फ़ौज कुछ नहीं कहती या मुझे तो फ़ौज ने किसी काम से नहीं रोका। जब वो ये बात कर रहे थे तो असद उमर साहब याद आ गए। असद उमर साहब आपको पता है कि कितने मईशत दान हैं और कितने एक्सपर्ट हैं मईशत के मामले में, और जब से वो पीटीआई में शामिल हुए थे असद उमर साहब ही तहरीक इंसाफ के वज़ीर ख़ज़ाना के उम्मीदवार थे। और जो असद उमर मईशत के बारे में फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू किया करते थे और इमरान खान साहब उन पर जो अपने इत्माद का इजहार किया करते थे, वो आपको जो पीटीआई की इलेक्शन मुहिम है उसमें नज़र आएगा। सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं कि असद उमर साहब पीटीआई के वाहिद वज़ीर ख़ज़ाना के उम्मीदवार थे, लेकिन जब हुकूमत आई तो असद उमर साहब 6 महीने नहीं निकाल सके। और खान साहब ने क्या आसानी के साथ असद उमर साहब को जाने दिया होगा। वो बड़ी चाह के साथ असद उमर साहब को लाए थे और उनकी जो सलाहियतें हैं उनसे पाकिस्तान के लिए बेहतरी लाने का जो फार्मूला उनके पास मौजूद था, क्या 6 महीने में उन्होंने अपने फार्मूले को सरेंडर कर दिया? क्या वो असद उमर साहब पर एतमाद नहीं करते थे या उनकी सलाहियतों पर एतमाद नहीं करते थे? लेकिन इसके बावजूद 6 महीने के अंदर अंदर असद उमर साहब को तब्दील कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्या हफीज़ शेख साहब असद उमर से बेहतर मईशत दान हैं, या इमरान खान साहब उन पर ज़्यादा एतबार करते हैं, या हफीज़ शेख साहब इससे पहले भी वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं? क्या उनकी कारकर्दगी इतनी मुतासर कुन थी कि उन्हें वज़ीर ख़ज़ाना लगा दिया गया? वज़ीर आज़म की और हफीज़ शेख साहब की इससे पहले कोई मुलाकात ही नहीं थी, वो आपस में कभी मिले भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनको वज़ीर ख़ज़ाना का कलमदान आपने सौंप दिया। तो मेरे ख्याल से ये बात वाज़े है कि वो कौन लाया है और कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। और फिर उन्होंने जिक्र किया जिस तरह के आईजीआई बनवाई गई थी, किस तरह से पैसे बांटे गए थे, कौन उसमें इन्वॉल्व था, जो सरकारी मुलाजमीन थे, जो इदारों के लोग थे, आईएसआई के लोग थे, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, उन्होंने किस तरह से नवाज शरीफ की मदद की, सियासतदानों को पैसे बांटे और किस तरह से इंतखाबात का जो सारा अमल है उसको मैनिपुलेट किया गया। ये सारी तफसील वज़ीर आज़म साहब ने बताई है। लेकिन ये एक अजीब बात है और बड़ी अफसोसनाक बात है
کہ وزیر اعظم صاحب سیاسی طور پر ان چیزوں کو کوٹ کرتے ہیں، لیکن یہ صرف اس کا ایک سیاسی پہلو ہے، صرف نواز شریف صاحب کو سیاسی نقصان پہنچانے کے لیے وہ یہ بات کوٹ کر رہے ہیں، ورنہ عملی طور پر اصغر خان کیس جو 25 سال سے چلتا آ رہا ہے، عدالت نے اس پر ایک فیصلہ بھی سنایا ہے۔ اب دیکھیے یہ ایک کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایک شخص اس چیز کو کوٹ کر رہا ہے، اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ چیز عمل میں آئی، اس میں فلاں فلاں لوگ ملوث تھے اور قوم اس بات پر یقین کرے، لیکن جب آفیشلی انہوں نے ایف آئی اے کے ذریعے عدالت میں بیان ریکارڈ کرایا اور عدالت میں درخواست جمع کرائی کہ اس کیس کو بند کر دیا جائے، کیوں بند کر دیا جائے؟ کیونکہ اس میں کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ملا، پچھلی حکومتیں بھی اس پر کوئی کارروائی نہیں کر پائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پچھلی حکومتوں نے اس کیس کو بند نہیں ہونے دیا۔ اس کیس پر جتنی بھی سلو پروگریس رہی یا یہ کیس ٹھپ بھی رہا، لیکن پھر بھی پچھلی حکومتوں نے اس کیس کو بند کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اس حکومت کے آتے ہی 4 مہینے کے اندر ایف آئی اے نے سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ اس کیس کو بند کر دیا جائے کیونکہ اس میں ثبوت نہیں مل رہے، لیکن پھر بھی وزیر اعظم صاحب قوم کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح پیسے بانٹے گئے ہیں، کس نے پیسے لیے ہیں، عوام کا پیسہ ان کی جو رائے ہے اس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، حکومت بھی جانتی ہو، عدالت بھی جانتی ہو، لیکن اس کے بارے میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا اور کسی کو سزا نہیں سنائی گئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔